और चर्चा की शुरुआत से पहले अपने तमाम खास मेहमानों से हम आपको रूबरू करवा देते हैं। आज इस चर्चा में हमारे साथ कौन कौन शामिल रहेगा। हमारे साथ रहेंगे कांग्रेस के नेता मुकेश नायक जी, इसके अलावा बीजेपी नेता राजा बुंदेला हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी आम आदमी पार्टी की नेता टीना शर्मा जी, और अन्ना हजारे के समर्थक जयकांत मिश्रा जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव करीब हैं, तमाम दल जोर शोर से तैयारी में लगे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से समीकरण बदले हैं उसने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी को भी बेचैन कर दिया है। आलम यह है कि संघ भी बीजेपी को आम आदमी पार्टी के करिश्मे से आगाह कर रहा है। लोकसभा चुनाव में क्या होगा? आपने बिगाड़े सियासी समीकरण, पसोपेश में कांग्रेस, बीजेपी भी परेशान। दिल्ली में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में भी ताल ठोकने को तैयार है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सफलता ने नए समीकरणों को हवा दे दी है। अब तक लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तीसरे मोर्चे के आसपास ही सियासत का ताना बाना बुना जा रहा था, लेकिन आम आदमी पार्टी के उभार ने शहमात के सियासी खेल को नया ट्विस्ट दे दिया है। अब तक जो लड़ाई राहुल बनाम मोदी में सिमटती दिख रही थी, उसमें आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल ने नया मोर्चा खोल दिया है। लिहाजा बीजेपी को अब लड़ाई दो मोर्चों पर लड़नी है। बीजेपी के मिशन 272 प्लस के लिए आम आदमी पार्टी कितना बड़ा रोड़ा है, इसका अंदाजा संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान से लगाया जा सकता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी को हिदायत दी है कि वो आम आदमी पार्टी को हल्के में ना ले। हैदराबाद में एक मीटिंग के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजों से ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी को गंभीरता से लेना होगा, वरना आने वाले लोकसभा चुनाव में नतीजे मन मुताबिक नहीं हो सकते। मोहन भागवत के बयान से साफ है कि आप फैक्टर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। मोहन भागवत से पहले कांग्रेस नेता और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश भी इसी तरह की नसीहत कांग्रेस को देते नजर आए थे। बीजेपी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हुई, लेकिन दिल्ली में हार ने बीजेपी की हवा टाइट कर दी है। केजरीवाल के ओहदे ने कहीं ना कहीं ये संदेश दिया है कि ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक जैसा आंकते हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले भले ही आम आदमी पार्टी को हल्के में लिया, लेकिन दिल्ली के नतीजे के बाद बीजेपी आपको खतरे की घंटी मान रही है। ये बात अलग है कि बीजेपी नेता खुले तौर पर आपको चुनौती ना माने। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे को भुनाकर बीजेपी जिस शहरी और मध्यम वर्गीय वोट बैंक को अपने पाले में लाने की जुगत लगा रही थी, उसी वोट बैंक में आप सेंधमारी कर सकती है। लिहाजा ये समझा जा सकता है कि संघ प्रमुख बीजेपी को आम आदमी पार्टी को हल्के में न लेने की हिदायत क्यों दे रहे हैं। जिया न्यूज रिपोर्ट। और चर्चा शुरू करने से पहले देश की राजनीति तय करने वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी रणनीति का जायजा ले लेते हैं। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के दाएं हाथ माने जाने वाले यूपी बीजेपी प्रभारी अमित शाह ने 2014 के चुनाव के लिए कोऑर्डिनेटर्स की घोषणा कर दी है। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। इन सीटों पर जीत के लिए बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है। अमित शाह ने 40 लोकसभा सीट पर 2 से 5 लोगों की नियुक्ति की है जो पार्टी के प्रत्याशियों को प्रचार प्रसार में मदद करेंगे। अमित शाह की इस लिस्ट से यह तो साफ हो गया है कि पार्टी सीधे तौर पर संघ कार्यकर्ताओं और प्रचारकों को चुनाव प्रचार की भूमिका में शामिल कर रही है। अब तक पर्दे के पीछे से बीजेपी को सपोर्ट कर रही आरएसएस इस बार की जंग में खुलकर सामने आ रही है। अमित शाह की यह लिस्ट इसी तरफ इशारा करती है, और फिर मोहन भागवत की सलाह तो कम से कम यही इशारा कर रही है। और अब शुरू करते हैं चर्चा का सिलसिला। सीधे हम रुख कर लेते हैं राजा बुंदेला जी का। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजा बुंदेला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल सीधा है, जो आपका 272 प्लस लक्ष्य है वो कैसे पूरा होगा, और क्या उस लक्ष्य को पूरा करने से पहले पार्टी डरी हुई है? देखिए, अलग अलग तरीके से अलग अलग
जो हमारे विभिन्न समुदाय हैं उनके साथ मिलकर मोदी जी का जो काम है और 4 राज्यों में जो अभी जो चुनाव हुए और जिस तरह से बीजेपी को बढ़त मिली है और हमारे 3 राज्यों के जो मुख्यमंत्री जो आज विकास के राज्यों का जिनका विकास में बहुत बड़ा नाम है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा और उसके बाद गुजरात, इन 4 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके काम को लेकर, उनके विकास को लेकर और मोदी जी की दृढ़ निष्ठा और मोदी जी का एक कर्मठ व्यक्तित्व को लेकर हम सब लोग चुनाव में जा रहे हैं। और जहां तक रही बात आपकी कि आपको लेकर शिक्षा दी जा रही है और आपको लेकर देकर हमको आगाह किया जा रहा है, अच्छी बात है। किसी अच्छे आदमी के अच्छे काम की बात करना और उस पर नसीहत देना, इसमें मुझे नहीं लगता कहीं कोई बुराई है। क्या पार्टी डरी हुई है? पिछले चुनाव में भी यही हुआ था 2009 में जब विधानसभा के चुनाव बीजेपी ने जीती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरी हुई है। पार्टी डरने का मतलब ही नहीं है भाई। आज जनता आज भी 58% मोदी जी के उसमें जा रहा है, फेवर में। अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पे हैं, राहुल जी तीसरे नंबर पे। पार्टी का डरने का मतलब नहीं, किसी से हम क्यों डरे। हम अपने काम की बात करेंगे और काम को लेकर हम लोगों तक पहुंचेंगे। और आज आप चुनाव कर जिस सर्वे का आप जिक्र कर रहे हैं वो सर्वे आप ये भी तो ध्यान रखिए ना, वो सर्वे चुनाव से 2-3 महीने करीब पहले आया है और 2-3 महीने में बहुत कुछ बदल जाता है। क्या एक ही तरफ बदलेगा? आपका मानना यह है दूसरी तरफ नहीं बदलेगा। हम लोग भी कार्य करेंगे और दूसरे लोग भी मिलकर कार्य करेंगे, ऐसा नहीं है। आज देखिए किरण बेदी जी ने क्या बात कही है। इसके बाद हम लोगों का लक्ष्य भी है कि लाइक माइंडेड पीपल आए और मोदी जी की बात को समझे। हमारा ये मानना है कि व्यक्ति को सोचकर वोट देना चाहिए, ना संघ फिर चिंतित क्यों है? राजा बुंदेला जी, संघ फिर चिंतित क्यों है? संघ फिर ये सलाह क्यों दे रहा है पार्टी को कि भैया हल्के में मत लीजिए आम आदमी पार्टी को? 4 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं और जो 3 में जीत मिली है उससे खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। दिल्ली के नतीजों के ज्यादा मायने हैं, उसके निहितार्थ ज्यादा हैं। संघ फिर ये क्यों सलाह दे रहा है बीजेपी को? अनंत जी कोई बड़ा बुजुर्ग अगर आपको कोई सही सलाह देता है, दिशा निर्देश देता है, तो इसमें गलत क्या है मुझे ये बताइए। क्योंकि 2009 की जो बात मैं कर रहा था, आपने बीच में बोला कि 2009 में हुआ यही था, बीजेपी ने राज्यों के चुनाव जीते थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं कमी हो गई थी। आदमी जीत के बाद एक जो एहसास की जीत का एहसास है, जीत के जो महसूस है, उसमें कहीं खो जाता है। उन्होंने यही कहा कि हमें पिछले इतिहास से नसीहत लेनी चाहिए। तो क्या पार्टी खो रही है जीत के एहसास में? तो क्या पार्टी खो रही है जीत के एहसास में? खो नहीं रही है, कहीं खो ना जाए, ये मतलब है। आशय सिर्फ ये है कि अभी जंग बाकी है। 272 नहीं 300 का लक्ष्य पाना है, ये अभी जंग है और इस जंग को जीतने से पहले अभी विश्राम नहीं। चलिए राजा बुंदेला जी लौटेंगे आपके पास, सीधे हम रुक कर लेते हैं मुकेश नायक जी का। मुकेश जी स्वागत है आपका। परेशान तो कांग्रेस भी दिख रही है, परेशानी की वजह क्या है? देखिए, परेशानी की कोई वजह नहीं है। पूरे देश के राजनीतिक आकलन को अपनी सुविधा के अनुसार डिस्क्राइब किया जा रहा है। देश में पिछले दिनों 7 राज्यों के चुनाव हुए थे जी। केवल 4 राज्यों के चुनाव नहीं हुए, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में कांग्रेस में आम आदमी पार्टी जीती, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। देखिए, चुनाव का आकलन और कैंडिडेचर का आकलन इस आधार पर होना चाहिए कि जिस कैंडिडेट को इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया है, क्या वो क्षेत्रीय मानसिकता से मुक्त हैं? देश में जो माओवादी आंदोलन है, विदेश नीति है, 7 सिस्टर स्टेट्स की जो प्रॉब्लम है, कश्मीर की जो प्रॉब्लम है, तिब्बत की जो प्रॉब्लम है, हमारी विदेश नीति है और देश के आंतरिक मामलों में जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, 4 राज्यों के जो नतीजे आए थे, 4 राज्यों के जो नतीजे आए थे, उसके बाद आपके ही नेता राहुल गांधी ने ये बात कही थी कि शायद जनता से हम कनेक्ट नहीं कर पाए, शायद जनता तक हम अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, शायद खुद को हम जनता के सामने बेहतर तरीके से नहीं रख पाए। उन्होंने ये बात मानी थी और उन्होंने ये कहा था कि हमें सीखने की जरूरत है।
बिल्कुल ठीक कहा था उन्होंने, क्योंकि ये सरकार की कम उपलब्धियां नहीं है। आज कृषि उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया का नंबर 1 देश है भारत। आज 5वीं सबसे बड़ी महाशक्ति है भारत। हमने जो हमने कानून बनाए और जो हमने नीतियां बनाई, सर्व शिक्षा अभियान है, सूचना का अधिकार है, वन अधिकार अधिनियम है, हमारा लैंड एक्विजिशन का जो कानून है। अब सर मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि आज ही राहुल गांधी जी का बयान आया है फिर से कि पार्टी के अंदर जनता की आवाज सुनी जाएगी। आज ही वो ये बात कह रहे हैं, आज ही वो ये बात कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर जनता की आवाज सुनी जाएगी। इसके क्या माने निकाले जाएं? क्या इसके मायने ये नहीं है कि अब तक जनता की आवाज नहीं सुन पा रही थी पार्टी? इसके ये मायने हैं, जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें जहां जहां भी हमने गलतियां की हैं, वो गलतियां हमें सुधारना है, उसमें परिवर्तन लाना है, सही व्यक्ति को सही स्थान पर रखना है। जिन कारणों से हम तो क्या अब तक पार्टी सही व्यक्ति को सही स्थान पर नहीं रख पा रही थी? मुकेश जी, क्या अब तक पार्टी सही व्यक्ति को सही स्थान पर नहीं रख पा रही थी, चाहे वो संगठन में हो चाहे वो सरकार में हो? देखिए, ऐसा नहीं है। दोनों स्तर पर सुधार की आवश्यकता है। संगठन में भी सही व्यक्ति को सही स्थान पर रखने की आवश्यकता है और चुनाव में उम्मीदवार भी सही रखने की आवश्यकता है। तो क्या संगठन और सरकार में चेंज ऑफ गार्ड होने जा रहा है? क्या को समझने की दिशा में है? आपने कहा कि दोनों स्तर पर सुधार की आवश्यकता है। सवाल यह है, क्या संगठन में और सरकार में चेंज ऑफ गार्ड होने जा रहा है? फिर जो खबरें आ रही हैं कि प्रियंका गांधी अध्यक्ष बन सकती हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्या चीजें उसी दिशा में बढ़ रही हैं? निश्चित। देखिए, ये तो पार्टी आला कमान का विषय है और जब इस बारे में हमें कोई दिशा निर्देश मिलेगा तो हम टेलीविजन पर यह बात भी कहेंगे। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर पार्टी में संगठन स्तर पर, हमारे नीति सिद्धांत और कार्यक्रमों के स्तर पर, जनता से संवाद के स्तर पर हमारी व्यापक तैयारी चल रही है, व्यापक चिंतन चल रहा है और हम उन तमाम चीजों को सुधारेंगे जो हमसे गलतियां हो रही हैं। चलिए मुकेश जी, आपके पास लौटेंगे। टीना शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। टीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज से आम आदमी पार्टी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। लक्ष्य है 1 करोड़ सदस्य बनाने का। अब सवाल यह है कि जब पार्टी इतनी व्यापक तैयारी कर रही है तो पार्टी की रणनीति में चुनौती कौन है? कांग्रेस है, बीजेपी है? देखिए, पार्टी की रणनीति में चुनौतियां ऑफ कोर्स ये दोनों पार्टियां हैं, क्योंकि अब तक हमारी पार्टी जो थी वो क्षेत्रीय पार्टी थी और सिर्फ दिल्ली तक हमने एक्सपेरिमेंट किया था। हमेशा से योगेंद्र यादव जी एक बात बोलते रहे हैं कि पहला चुनाव हम एक्सपेरिमेंट के लिए कर रहे हैं, समझना चाहते हैं कि राजनीति क्या होती है। दूसरा चुनाव हम हराने के लिए कर रहे हैं और तीसरा चुनाव जीतने के लिए। पर ये सौभाग्य की बात है कि हम इतनी जल्दी जो है वो नेशनल एजेंडा पे जाके चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहली बात तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि हमारे लिए कोई भी पार्टी चुनौती नहीं है अगर देखा जाए तो, क्योंकि हमारी पार्टी सबसे अलग है और कहीं ना कहीं हमारी पार्टी में अगर प्रैक्टिकली बात की जाए, मैं यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा पार्टियों से हटके, थोड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो से हटके हमें चर्चा करनी चाहिए जिससे सार्थकता साबित हो कि हम किस तरह किस दिशा में जा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस का भ्रष्टाचार इतने लंबे समय से लोग त्रस्त थे उसको लेकर, और अभी भी येदियुरप्पा ने दोबारा से पार्टी टीना जी, लेकिन आरोप तो ये भी लग रहा है कि 10 दिन हो गए आपकी पार्टी को दिल्ली में आए हुए, सरकार बनाए हुए। आपने क्या कदम उठाया भ्रष्टाचार को लेकर? स्टिंग की जिम्मेदारी भी आपने जनता पर डाल दी कि भैया स्टिंग करके लाइए। बिल्कुल, जनता पर इसलिए जिम्मेदारी डाली है सिर्फ उन चीजों के लिए जिसकी जिम्मेदारी नहीं, जिसकी जिम्मेदारी जनता लेना चाहती है। हमने खुद दिल्ली जल बोर्ड के जो स्टिंग हुए हैं उसमें हमने खुद निकाले हैं। आप कहते हैं कि सबूत दीजिए, हमें फलां के खिलाफ सबूत दीजिए, शीला दीक्षित के खिलाफ सबूत दीजिए। पहले यही मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाते थे कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम सबको नाप देंगे। देखिए आनंद जी, मुझे बोलने दीजिए। अरविंद जी ने आज भी बोला है कि पॉलिसी, हम सिर्फ अब बात नहीं कर रहे हैं, हम पॉलिसी पर आ रहे हैं। मेरे को लगता है विद इन अ वीक जो है कुछ ना कुछ ऐसा निकल के आएगा जो आपको भी चौंकाएगा कि अरविंद जी शीला दीक्षित जी के खिलाफ एक्शन कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि हमने लोगों से स्टिंग सिर्फ उसी मामले में करने को कहा है जिसमें उनको लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि अगर कोई आदमी कंप्लेंट करता है और उसने स्टिंग किया है तो हमारे पास ज्यादा फुल प्रूफ चीजें हैं कि हम उस पर एक्शन कर सकें। पहली बात। दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा राजनीति की सार्थकता पे हमें बात करनी चाहिए। कांग्रेस बीजेपी कहीं पे चुनौती नहीं है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी का अंतर कलह इतना ज्यादा है कि इनके पास अपने कार्यकर्ता नहीं है काम करने के लिए। अगर एक व्यक्ति को ये टिकट देते हैं तो वहां के 4 और ग्रुप जो है इनको हराने में लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस बीजेपी को चिंतन करना है तो वो अपना अंदर का आत्मचिंतन करना है। जनता को ये कैसे जोड़ेंगे वो एक बात का विषय होना चाहिए। मोदी चुनौती है या नहीं है?
बिल्कुल मोदी चुनौती है, नो डाउट, क्योंकि अब तक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में अगर कहें ऑपोजिशन में तो बीजेपी बैठी हुई है। मोदी बिल्कुल चुनौती है, पर अगर मोदी की चुनौती अभी 3 महीने और है। आपको बिल्कुल याद होगा कि जब सर्वेस दिल्ली के नेता कह रहे हैं कि वो पीएम नहीं बनना चाहते, वो लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। पार्टी उनको चाहती है लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो नहीं लड़ूंगा। फिर कौन? आम आदमी पार्टी में फिर देखिए, आम आदमी पार्टी में बहुत सारी, आप ये देखेंगे कि बहुत सारी ऑप्शंस हैं। मेरे जैसे लोग, बाकी और लोग जो कि सोशल एक्टिविज्म में थे और पार्टी में आए, आज टेलीविजन पे जाके बैठ रहे हैं। आप बीजेपी कांग्रेस के गिने गिनाए 4 चेहरे होते हैं जो टेलीविजन पे जाके बैठते हैं। आप ये देखिए, मैं ये समझती हूँ कि आम पार्टी के पास बहुत बड़ा कैलिबर का एक बहुत बड़ा बैंक है, जिसको मुझे लगता है कि भुनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। राहुल गांधी इज नोवेयर। राहुल गांधी खुद में, उनको आत्मचिंतन करने की जरूरत होनी चाहिए, उनकी पार्टी को चिंता करने की जरूरत होनी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी प्लेसमेंट्स के बाद भी राहुल गांधी कहीं टिक नहीं पाए। चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं मुकेश जी का। मुकेश जी, राहुल गांधी इज नोवेयर, आम आदमी पार्टी का परसेप्शन ये है और उसी पार्टी की सरकार को आप दिल्ली में सपोर्ट भी कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली में जो हमने सपोर्ट किया है, ये फायदा और नुकसान का नहीं किया है। हम नहीं चाहते थे कि दिल्ली की जनता को फिर से एक चुनाव में ढकेलें। दिल्ली में फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया, किसी को बहुमत नहीं मिला। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, उनका बहुमत नहीं था, उन्होंने सरकार बनाने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति में केवल 2 ही विकल्प बच जाते थे। पहला तो ये कि हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर दें, और दूसरा ये कि दिल्ली की जनता को हम फिर से चुनाव में ढकेल दें। हमने चुनाव में दिल्ली की जनता को जाने से बचाया, और जो पूरे दिल्ली की जनता की राजनीतिक इच्छा थी, उस इच्छा के साथ गए हम। और आम आदमी पार्टी को हमने सहयोग के क्या मायने निकल रहे हैं और इसको लेकर सियासी गलियारों में क्या चर्चा है, क्या सवाल इस पर उठाए जा रहे हैं, इस पहलू को भी हम छुएंगे। लेकिन सीधे हम रुक कर लेते हैं जयकांत मिश्रा जी का, जो कि अन्ना हजारे के समर्थक हैं। जयकांत जी, स्वागत है आपका। सवाल हमारा ये है, आम आदमी पार्टी को इस सियासी संग्राम में एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन अब तक जिस तरीके से यह पार्टी आगे बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि यह पार्टी इतनी मजबूत हो चुकी है कि लोकसभा चुनाव में एक सीरियस विकल्प के तौर पर यह खुद को पेश कर सके, या केवल यह माना जाए कि इस राजनीति के खेल में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का भी इस्तेमाल हो रहा है और पार्टी खुद को इस्तेमाल होने दे रही है? जो एक सेंटिमेंट जनता का देखा था, उसके आधार पर पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है और एक यहां पर मिशन का वो एम्बिशन ज्यादा नजर आने लगा है। देखिए, इसके अंदर में आपको एक चीज़ बड़ा क्लियर देखने को मिलेगा। अभी तो ये कह देना बहुत जल्दीबाजी होगा, क्योंकि 6 महीने के बाद आपको लोकसभा का इलेक्शन होना है। लेकिन आपको जो सरकार बनाने का दिल्ली का जनता और जो कांग्रेस के सपोर्ट से आप सरकार बनाए हैं, तो आपको सरकार में आकर के कार्य करने के लिए दिल्ली की जनता ने आपको बिठाया है, क्योंकि आपने ही रायशुमारी कराई थी। जब आप रायशुमारी करा करके और दिल्ली सरकार के अंदर बैठे हैं, तो आप कैसे बैठे? आपने एक भ्रष्टाचार का मुद्दा, आपकी उत्पन्नता हुई थी अन्ना जी के आंदोलन से, रामलीला मैदान से आपकी उत्पन्नता हुई है, जंतर मंतर से आपकी उत्पन्नता हुई है, और आपकी उत्पन्नता जो हुई है वो भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के हुई है। आप सैकड़ों ऐसे पेपर देखे गए हैं पिछले 3 साल में आपको फाड़ते हुए कि ये कॉमनवेल्थ के प्रोग्राम के ये जो करप्शन है शीला दीक्षित के अगेंस्ट, वो ये है, और भी कई सारे बिजली के आपके डील हुए हैं, उसके अंदर करप्शन ये है। ये बहुत सारे करप्शन को लेकर के आप आए थे। बाद में आपने बिजली दे देंगे और पानी दे देंगे, ये सब मुद्दे तो आपका पॉलिटिकल था, लेकिन आपकी उत्पन्नता कैसे हुई थी? भ्रष्टाचार को लेकर के। सवाल अभी ये है कि आप भ्रष्टाचार को लेकर के जब सामने दिल्ली के जनता के सामने आए हैं, तो आपने क्या कदम उठाए? अभी तक एक भी सिंगल ऐसे कदम नहीं दिखे हैं जिस पे जनता आपके ऊपर भरोसा करे। आप सरकार में हैं, पहले आप सवाल करते थे, आपको अभी जवाब देना है, पहली चीज। जी 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 जी। दूसरी चीज जी कि लोकसभा के इलेक्शन के अंदर में और विधानसभा के इलेक्शन के अंदर में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। दूसरी चीज, जो स्टेट के इलेक्शन होते हैं और जो कैपिटल के इलेक्शन है, ये नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, इसके अंदर भी बहुत भिन्नता है। स्टेट के अंदर जो जोनल इलेक्शन और वोटर होते हैं, उनकी अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट है। दिल्ली के अंदर जो जनता है, यहाँ की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। टीना जी, जयकांत जी, यहाँ पर टीना जी की प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे तुरंत, क्योंकि आपने जो बातें कही है सीधे सीधे आपने एक तरीके से
कार्यशैली पर सवाल उठा दे कि जो वादे किए थे उनको लेकर आम आदमी पार्टी शायद आपके नजरिए में कहीं खरी उतरती नजर नहीं आ रही है फिलहाल, अभी हालांकि ज्यादा दिन नहीं हुए सरकार में आए। टीना जी, देखिए, पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी पार्टी जब पावर में आती है तो कुछ समय उसे सेटल होने में लगता है, इश्यूज को समझने में लगता है। पर 1.5 साल की जन्मी पार्टी को अगर आप कहें कि हमने 28 तारीख को ओथ ली और उसके बाद आज कितने दिन हुए हैं, आप ये देख लीजिए, अगर हम 28 तारीख को ओथ लेकर आज करीब 9 तारीख हुई है तो मुझे लगता है कि मुश्किल से 12-13 दिनों में आपने डिसीजंस देखिए कहाँ पर हुए हैं। हमने बिजली कंपनियों का जो ऑडिट है उसके लिए हमने बिल्कुल कहा है कि ऑडिट होगा उसका, हमने पानी के लिए आपको सोल्यूशन जी आप अपनी बात कहेंगे, लेकिन छोटा सा सवाल मेरा यहां पर है, आपने जो लॉजिक दिया है यहां पर कि आपको आए हुए दिन कितने हुए हैं, अगर इसी लॉजिक के आधार पर यह सवाल आपसे किया जाए कि जब आपको सियासत में आए हुए इतने दिन हुए हैं, सरकार में आए हुए इतने दिन हुए हैं, इसका आप लॉजिक देते हैं कि हम काम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, फिर ये कैसे मान लिया जाए कि आप एक सीरियस कंटेंडर हैं लोकसभा चुनाव के लिए जब आपको जुम्मा 4 दिन सियासत में आए हुए हैं? देखिए, सियासत का मायना ये नहीं होता कि आप सियासत में आए हैं तो आपको जो दाव पेच है सियासी वो सीखने में समय लगता है। सियासत का मायना ये होता है कि आपने एक्शन लेना शुरू किया, कहीं पे आपने काम करना शुरू किया। हमने सबसे पहले आपने देखा होगा, आज भी न्यूज़पेपर्स में पूरा भरा हुआ है, कल भी भरा हुआ है कि 500 हमारे वॉलंटियर्स स्कूल्स में घूम रहे हैं, स्कूल के हालात देख रहे हैं। जितनी पुरानी बसेस थी हमारे पास दिल्ली में, हमने उनका रैन बसेरा बनाया है। तो ये तो बिल दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी दिखा सकती हैं। और मुझे लगता है कि देखिए, यहाँ पर हम इस चर्चा को करने के लिए नहीं बैठे हैं कि हमने क्या किया और हमने क्या नहीं किया। हम अपनी पार्टी के गुण गाएं, हम उसके लिए नहीं बैठे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आप बिल्कुल आकलन कीजिए, कोई इसमें डाउट नहीं है। एक तो बात मैं आपको ये कहना चाहूंगी यहाँ पर कि आम पार्टी को अगर मैं एक प्रैक्टिकल आपको एक बात बताना चाहूं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आम पार्टी को इनकी जो बीजेपी कांग्रेस की जो कमियां हैं उसका फायदा मिला है, प्लस हमें जो हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अपनी मुहिम चलाई है, या हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जो शुरू से अब तक बात करते आए हैं अन्ना मूवमेंट से लेकर, उसका फायदा भी हमें मिल रहा है। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि इनकी कमियां और हम जो काम कर रहे हैं उन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ समय हमें और लगेगा अपने आप को प्रूव करने में। आपके पास हम सीधे रुक कर लेते हैं राजा बुंदेला जी का। राजा बुंदेला जी, आपने टीना जी की बात सुनी, कम से कम वो ये तो कह रही हैं कि अब मोदी को वो एक चुनौती मान रही हैं, उनके कैंडिडेचर को वो एक चुनौती मान रही हैं। क्या बीजेपी केजरीवाल को लेकर भी उतनी ही गंभीरता से रणनीति बना रही है? देखिए, लड़ाई जीतने के लिए लड़ी जाती है और किसी भी जो आदमी लड़ाई में सामने है उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए और ना ही कब वो कमजोर होता है। मैं टीना जी को बता दूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह जब सत्ता में होते हैं तो वो कहते हैं, मायावती जब विपक्ष में होती वो कहती मैं सत्ता में आते ही मुलायम सिंह को गिरफ्तार करूंगी, और जब मुलायम सिंह विपक्ष में होते हैं तो वो कहते हैं सत्ता में आते ही मैं मायावती को गिरफ्तार करूंगा। ये कभी नहीं हुआ। ये शिक्षा आप किसी और को देना, आप कभी किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं और आप पूरे टाइम यही कहेंगे हम अभी अभी तो आए हैं, हमने अभी अभी तो सत्ता संभाली। अरे ये तो आपने नहीं कहा था उसमें अपने मैनिफेस्टो में कि हम 6 महीने बाद सत्ता में आने के बाद अपना एक्शन प्लान बताएंगे, लोगों को गिरफ्तार करेंगे। आपने तो कहा था कि हम तुरंत बिजली के रेट कम कर देंगे, तुरंत तो 700 लीटर पानी देंगे, तुरंत हम आरोपियों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानून लाएंगे और तुरंत उनको जेल में डालेंगे। आपने 6 बसें लगा दी, उसको रैन बसेरा बना दिया। आप रात में घूम के किसी 2 अस्पताल में चले गए, ये कोई कारगुजारी नहीं है। कारगुजारी तो ये है कि आप देश के लिए और जिस प्रदेश के लिए और जिस कैपिटल के लिए आपने बड़े बड़े वादे किए थे उसको एक को कर देते। आप सारी चीजें नहीं करते, एक को करते। आपने कहा था सुरेश कलामाडी को लेते ही हम सीधे जेल में डालेंगे, आपने क्या किया? आपने राजा बुंदेला जी, आप कर सकती हैं। राजा बुंदेला जी, बातें ये करते रोज अरविंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, रोज अरविंद जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मुझे लगता है कि बिना एजेंडा के तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती भी नहीं है। उठाने से पहले कि बीजेपी अरविंद जी केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर रहे हैं। आप बताइए ना, बिना मुद्दे के क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है? पहले आप मुझे ये बताइए। काम करना है प्रैक्टिकली जो जनता को फायदा पहुंचे। आप हर मुद्दे को लेकर प्रेस में पहुंच जाते हैं, क्योंकि आप दिल्ली में हैं तो प्रेस आपको कवर कर लेती है। आप जो काम कर रहे हैं वो मनोहर पर्रिकर गोवा में बहुत साल पहले से कर रहे हैं और वो अपनी स्कूटर से ऑफिस जाते हैं, सरकारी जो बंगला मिला है उसमें वो ऑफिस चलाते हैं और उनके कार पे कोई लाल बत्ती नहीं है। ये बातें आपने जो बातें गिराई हैं वो अपने आप में उठाया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला दी।
नहीं, आपने जो बातें कही हैं वो अपने आप में रही होंगी, पर आज आप ही के लोग, आप ही के दिल्ली प्रदेश की यूनिट जो है टोपी लगा के राजघाट पर बैठी थी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि उनका डिस्कनेक्शन जनता से बहुत बड़ा है। पहली बात। दूसरी बात, आपने प्लीज मुझे बोलने दीजिए। क्या आपने अधिकार कर लिया? राजा बुंदेला जी, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आप वो तो कांग्रेस को विरोध करना। जी राजा जी, टीना जी, मैं आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि मुझे भी तुरंत ब्रेक लेना है। लेकिन टीना जी ने जो अहम बात यहां पर उठाई है, देखिए, इस पूरी की पूरी सियासत के अंदर एक दिलचस्प पहलू भी है। एक दिलचस्प पहलू तो यह है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लग रहे हैं कि कहीं वो किसी पार्टी के पॉलिटिक्स का जरिया तो नहीं बन रही है, बैकडोर एंट्री तो किसी की नहीं कर रही। लेकिन दूसरी तरफ एक दिलचस्प पहलू यह है कि उसी पार्टी को लोग फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस टॉपिक की बात टीना जी ने यहाँ पे की है, उस पर हम आपको एक दिलचस्प रिपोर्ट दिखाएंगे और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बस लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चक्रव्यूह, और चक्रव्यूह में मुद्दा आज यह है, लोकसभा चुनाव में किसको किससे डर लग रहा है, कौन किसके लिए चुनौती है और किसको पटकनी देने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है। और इसी कड़ी को अब आगे बढ़ाते हैं, जिक्र करते हैं उस टोपी का जिसकी आज दिन भर सियासी गलियारों में चर्चा रही। टोपी पहनकर सत्ता के गलियारे में धमाकेदार एंट्री करने वाली आम आदमी पार्टी ने मानो सियासत में टोपी का क्रेज वापस ला दिया हो। अब बीजेपी को ही देखिए। दिल्ली बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मुहिम की शुरुआत तो कर दी, लेकिन स्टाइल अपनाया तो विरोधी आम आदमी पार्टी का। बीजेपी ने विरोध का तरीका उसी टोपी को बना लिया जिसने आम आदमी पार्टी को सियासत में एक नई पहचान दी। देखो देखो विरोध हमारा, टोपी हमारी, अंदाज तुम्हारा। बीजेपी का टोपी अवतरण ये देखिए, ये है अंदाज़े बीजेपी। अंदाज विरोध का, विरोध सरकार का, विरोध आपका, तरीका भी आपका, लेकिन टोपी बीजेपी की। जी हाँ, आप माने न माने, पर यह सच है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी की धूर विरोधी बीजेपी ने भी अब टोपी की महिमा कबूल कर ली है। यही वजह है कि आज जब दिल्ली में बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुहिम पर बैठे तो सबके सर पर टोपी मौजूद थी। टोपी की एक तरफ लिखा है मोदी फॉर पीएम, जबकि दूसरी तरफ लिखा है भाजपा ही विकल्प। इस मौके पर बीजेपी नेता विजय गोयल ने आप पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में सीएनजी के दाम बढ़ गए और आम आदमी पार्टी की सरकार महंगाई पर कोई लगाम नहीं लगा पा रही है। ये धरना भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी को ये ध्यान दिलाने के लिए है कि उन्होंने जो राजघाट पर कस्में खाई थी भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर, आज उसके बारे में उन्होंने कोई भी कदम उठाने से साफ मना कर दिया है। आपकी तरह बीजेपी के सर पर टोपी क्यों, ये सवाल बीजेपी नेता हर्षवर्धन से पूछने पर कहा कि ये 2014 में नरेंद्र मोदी को भारत में प्रधानमंत्री बनाने के सांकेतिक प्रतीक हैं। प्रोटेस्ट है उस आम आदमी की सरकार की 10 दिन की जन विरोधी नीति के खिलाफ, जो महंगाई और भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने के लिए बनी और जिसने उसका नारा दिया, और 10 दिन में उसके राज में शायद सबसे ज्यादा महंगाई हुई। और तो और केजरीवाल के खिलाफ कमर कस चुकी बीजेपी ने भी अपनी मुहिम उसी राजघाट से शुरू की जहां से अन्ना और केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का आगाज किया था। पूरे देश के अंदर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई प्रतीक, अपना एजेंडा नहीं बचा है, और वो अगर आम आदमी पार्टी के पीछे पीछे, जैसे दिल्ली में पीछे पीछे चलती रही और वैसे ही पूरे देश में चलने की तैयारी में है, तो उनका फैसला है। तो क्या बीजेपी आपमय हो रही है? बीजेपी की लोकसभा की वैतरणी पार लगाने के लिए आखिर आप टोपी के बीजेपी अवतरण की क्या जरूरत थी? ये आम आदमी पार्टी की धमक का असर नहीं तो और क्या है? जिया न्यूज के लिए विश्वजीत झा के साथ पूजा मिश्रा की रिपोर्ट। सियासत भी कितनी दिलचस्प होती है। एक जमाना वो था जब टोपी को कांग्रेस से जोड़ा जाता था, नेहरू गांधी से जोड़ा जाता था। वक्त के साथ साथ टोपी कांग्रेस नेताओं के सिर से नदारत होती चली गई। आम आदमी पार्टी ने इस टोपी को धारण किया। वही टोपी आज, वैसी ही टोपी आज बीजेपी नेताओं के सर पर भी दिखाई दी। हम सीधे रुख कर लेते हैं राजा बुंदेला जी का। राजा बुंदेला जी, क्या टोपी 272 दिला देगी? 272 प्लस मिशन पूरा कर देगी? देखिए, पहली बार शुरू से ही आप जो
ये कहना है कि टोपी आपकी है, ये गलत है। ये मैं उस अन्ना हजारे के आंदोलन में था और टीना जी शायद इस बात को जानती होंगी। 13 दिन हम लोगों ने भी फास्ट किया। ये टोपी का जन्म अन्ना हजारे के आंदोलन में हुआ है और ये अन्ना जी का मैं हूं मानना तू हुआ है जी। लगता है राजा बुंदेला जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो सवाल यहां पर यह उठ रहा है, क्या बीजेपी आम आदमी पार्टी के तौर तरीकों को अपनाकर अब अपनी पैंठ बनाने की कोशिश कर रही है? वैसे इस सवाल से अक्सर कांग्रेस भी घिरी रहती है। सीधे हम रुख कर लेते हैं मुकेश जी का। मुकेश जी, आज राहुल गांधी जी के बयान का मैं फिर से जिक्र करूंगा। उन्होंने कहा कि आम जनता की आवाज सुनी जाएगी। बीजेपी से भी सवाल हो रहा है, सवाल कांग्रेस से भी हो रहा है। क्या आम आदमी पार्टी का ये डर है या फिर उसको फॉलो कर रही है या फिर उसके एजेंडे को ये दोनों ही बड़ी पार्टियां हाईजैक कर रही हैं? वेशभूषा के बारे में तो कोई चर्चा करना नहीं चाहते और राजनीति में वेशभूषा से कहीं ज्यादा आचरण और व्यवहार का महत्व है, आपके परफॉर्मेंस का महत्व है। मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो आम आदमी से कनेक्टिविटी की बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम बहुत बड़े परिवर्तन कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। आम आदमी से संवाद को लेकर, हमारी नीतियां को जनता तक ले जाने को लेकर, किसानों और नौजवानों के बीच में एक उत्प्रेरक समूह तैयार करने के ऊपर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने एक ऐसे उत्प्रेरक समूह को इस देश की राजनीति में जन्म दिया है जिसके चलते उन लोगों को एक डेमोक्रेटिक स्पेस मिल रही है जिनके अंदर थोड़ी बहुत राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। और ये वो लोग हैं जो साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, जिनकी और समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां रही हैं। इन दोनों पार्टियों में जिन लोगों को भी देश में डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं मिल पाई, एक लोकतांत्रिक जगह नहीं मिल पाई, उनके लिए एक प्रेशर ग्रुप के रूप में, एक कैटलिस्ट ग्रुप के रूप में एक प्लेटफॉर्म उनको समझ में आता है। ये बहुत अच्छी बात है। हमारा लोकतंत्र परिपक्वता की ओर जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि शहरी क्षेत्रों में जो नौजवान सांप्रदायिक उन्माद के साथ, मुकेश जी, बीजेपी बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए या फिर चुनौती बड़ी आम आदमी पार्टी है? अभी आपने सर्वे की बात कही, देखिए कांग्रेस पार्टी 554 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ती है और बीजेपी लगभग 250 क्षेत्रों में ठीक ठीक चुनाव लड़ती है। इस देश में 17 प्रदेशों में बीजेपी का एक भी लोकसभा सदस्य नहीं है। उड़ीसा में, तमिलनाडु में, केरल में, पश्चिम बंगाल में, इन बड़े बड़े राज्यों में बीजेपी की कोई स्थिति नहीं है। ना तो उनका नेटवर्क है, ना वो अपने उम्मीदवार खड़े कर पाती है, ना उनका कोई संगठनात्मक ढांचा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी से किसी दूसरे पार्टी की तुलना नहीं हो सकती। इस देश में कांग्रेस पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता हैं, उनका नेटवर्क है, उनका संगठनात्मक ढांचा है और एक राष्ट्रीय पार्टी का पूर्ण रूप से स्वरूप कांग्रेस पार्टी का है। जो सर्वे की आप बात कर रहे हैं वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के सर्वे हैं और लगभग सवाल मेरा मुकेश जी ये है कि बीजेपी बड़ी चुनौती है या फिर आम आदमी पार्टी बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए? सर्वे जब आप करेंगे, देखिए जो भी चुनाव लड़ता है उस किसी को छोटा नहीं समझते हैं। हमें अपनी तैयारी करनी है, अच्छे उम्मीदवार हमें खड़े करना है, जो हमसे गलतियां हुई हैं वो सुधारना है। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अगर केंद्र में ऐसे हालात पैदा हुए जैसे कि दिल्ली में हुए थे, क्या उस समय भी कांग्रेस इसी तरीके से साथ रहेगी आम आदमी पार्टी के? देखिए ये तो एक कालखंड, ये गठबंधन का दौर है। जब फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है, जब खंडित जनादेश आता है, तो राजनीतिक स्थिरता के लिए कुछ लोगों को कार्यक्रम के आधार पर भी सहयोग करना पड़ता है, कुछ लोगों को त्याग भी करना पड़ता है, कुछ लोगों को बाहर से भी समर्थन देना पड़ता है। ये सम्यक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। टीना जी से यहाँ पर सवाल कर लेते हैं। टीना जी, यहाँ पर कांग्रेस का नजरिया तो लगभग सामने आ ही चुका है, हालांकि खुलकर नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर चीजें आती हैं आम आदमी पार्टी की तरफ लोकसभा चुनाव के बाद, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पुरजोर तैयारी के साथ उतरेंगे और 100 सीटें तो कम से कम आप ऐसी मानकर चल रहे हैं जहां पर आप एक चुनौती दे सकते हैं, उस सूरत में क्या आपकी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी होगी?
देखिए, जब दिल्ली के चुनाव हुए थे, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगी। मुझे लगता है कि हमें मीडिया के थ्रू, चैनल के थ्रू वो बात करनी चाहिए जो वाकई लोग सुनना चाहते हैं। ऐसी कोई भी बात करना कि आप पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हैं, पार्टी की लाइंस मेरे आगे हैं, तो मैं वही बात करूं जो लोगों को सुनने में सिर्फ अच्छी लगे। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, दिल्ली में भी जब चुनाव हुए तो उससे पहले हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि हम इनका समर्थन लेंगे, चाहे वो बाहर से ही हो। हमने फिर भी समर्थन लिया क्योंकि हमारे ऊपर एक तरह का प्रेशर बनाया गया। हमारे जो वो 15 दिन थे वो बहुत मुश्किल हो गए थे और हमें ऐसा लगने लगा था कि देखिए, अगर हम पावर में अगर हम आते हैं इनके साथ समर्थन लेकर तो भी हमें जीने नहीं देंगे, और अगर हम नहीं आते समर्थन लेकर तो भी हमें जीने नहीं देंगे। और कहीं ना कहीं कांग्रेस में बहुत बड़ा डर लोकसभा में भी ऐसी अगर दिक्कत आई तो ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी। डेफिनेटली नॉट। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, लोकसभा का एक जो हमें स्टेट में आने के बाद हमें ये समझ में आया है कि लोकसभा में आना हमारे लिए बहुत आसान है। कहीं ना कहीं ये जो अभी 2-3 महीने 4 महीने का हमारे पास समय है, इसमें जितनी सीटें आज दिखा रहा है उससे ज्यादा सीटें दिखाएगा। देश ने सियासत में चमत्कार दिल्ली में देखा है, हम उसी चमत्कार की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आपको 100 सीट आ गई, और 100 सीट अगर आम आदमी पार्टी को आ रही है, फिर आम आदमी पार्टी की 100 सीटें आज का सर्वे है, 100 सीटें आज का सर्वे है। मैं वही कह रहा हूं, उस सूरत में फिर क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ जाएगी? ये सवाल एकदम जायज सवाल है, इस सवाल को आप नकार नहीं सकते। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। मैं ये कहती हूँ कि देखिए, आम पार्टी कांग्रेस के साथ जाएगी या नहीं जाएगी, इसका डिसीजन अगर हम आज बैठ के करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बेमानी होगा। सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, पार्टी क्या डिसाइड करती है, इस पर अभी पार्टी के अंदर कोई पॉलिसी तय नहीं हुई है। अरविंद खुद इस पर अभी कुछ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, पर जहां तक हमारा कहना है वो ये है कि हम किसी भी हालात में कम से कम सेंटर में कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहेंगे। चलिए, आप कांग्रेस के साथ कम से कम आप इन हालात को, हालांकि ये कह रही हैं कि बाद में डिसीजन होगा, लेकिन फिलहाल रणनीति यही है कि सेंटर में नहीं जाना चाहेंगे। जयकांत मिश्रा जी का हम सीधा रुख कर लेते हैं। जयकांत जी, जो फिलहाल समीकरण मौजूद हैं, जो फिलहाल परिस्थितियां सामने हैं, उसमें एक आरोप ये भी लगता है आम आदमी पार्टी पर कि ये पार्टी कहीं कांग्रेस का एक जरिया ना बन रही हो इमेज मेकओवर का, कहीं ये पार्टी कांग्रेस का एजेंडा ना चला रही हो, कांग्रेस के एजेंडा पर काम ना कर रही हो। ये सवाल अक्सर उठते रहे हैं और ये सवाल विरोधियों की तरफ से भी उठे हैं, और आपकी जो सहयोगी है, अन्ना हजारे की जो समर्थक हैं किरण बेदी जी, उन्होंने भी इस दिशा में आज इशारा किया है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, किरण जी ने तो जो बात अपना कहा है वो मत अधिकार की बात कही है, और हर एक आदमी को अपना मत रखने का अधिकार है इस देश के अंदर। लेकिन जो बड़ी बात आप लेकर के चल रहे हैं कि क्या आपके लोग देश के अंदर लोकसभा में जो 272 का आंकड़ा आप बता रहे हैं, क्या इतने आंकड़े लेकर के आ पाएंगे? अब इनके ऊपर निर्भर करता है कि दिल्ली सरकार के अंदर इन्हें काम करने का एक अवसर मिला है, और जो अवसर मिला है उसमें ये कितना मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। अभी तक ये पिछले 3 साल से देखिए, अरविंद केजरीवाल का एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या है, ये गौर करने वाली है। अरविंद केजरीवाल कोई भी मुद्दे को लेकर के लॉन्ग टर्म्स तक नहीं जीते हैं। 4 से 6 महीने तक एक मुद्दे को उठाते हैं, और जब वो मुद्दा हल्का होने लगता है तो एक दूसरे मुद्दे को लेकर के ये चलते हैं, और हर एक मुद्दा उनका 4 और 6 महीने के अंदर में बदलता रहता है। अभी देखिए, सरकार बनी, हम एक भाई आप ही तो कागज लेकर के फाड़ रहे थे कि हमारे पास 35 रुपया पेट्रोल देने का, मैं रेवेन्यू से हूं, मैं बताऊंगा कि पेट्रोल के दाम कैसे कम हो सकते हैं, मैं बताऊंगा कि बिजली के दाम कैसे कम हो सकते हैं। आपने अभी 2 मुद्दे के ऊपर क्या काम किया, एक में सब्सिडी दे दी और दूसरे में कोई आपके पास पिक्चर नहीं है। तो अभी जो आप लोकसभा में जाएंगे, लोग देश के लोकसभा के ऊपर वो मत देंगे जो आप दिल्ली के अंदर काम करके दिखाएंगे। पिछले 3 साल से जो आप अपने मुद्दा लेकर के जी रहे थे, वो अब आपको उत्तर देना पड़ेगा देश की जनता को और दिल्ली की जनता को। टीना जी से पहले मैं यहां पे एक सवाल करना चाहूंगा। टीना जी, एक आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा और सवाल यह खड़ा किया जा रहा है, क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बैकडोर एंट्री करवा रही है? बड़ा सवाल है यहां पर, आपका जवाब क्या है?
सीधा सवाल आपसे ये किया जा रहा है और ये आरोप भी लग रहे हैं, आपकी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है इस मुद्दे को लेकर। देखिए, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब मैं वही दूंगी जो आप तक हम देते आए हैं, और कांग्रेस की कोई बैकडोर एंट्री नहीं है। सबसे ज्यादा हमला हमने कांग्रेस के ऊपर ही किया था। अगर आपको ध्यान हो, हमारे प्रदर्शन, हमारे धरने जितने थे वो कांग्रेस के अगेंस्ट थे, और आने वाले समय में भी आपको दिखाई देगा कि जितनी बातें हमने की हैं, जितने आरोप हमारे ऊपर अभी आपके चैनल पे बैठ के भी लग रहे हैं, उस पर भी बहुत क्लैरिटी आपको बहुत जल्दी समय में देखने को मिलेगी। और मैं महीनों की बात नहीं कर रही हूँ। क्यों लगा जो उन्होंने आज बात कही है, क्यों ऐसा लगा? देखिए, किरण बेदी जी शुरू से उनका जो इंक्लिनेशन था वो बीजेपी की तरफ था, और ऐसा मुझे लगता है इससे कोई किसी को इनकार होना भी नहीं चाहिए अगर उनका इंक्लिनेशन शुरू से रहा, क्योंकि उन्हें चीफ मिनिस्टर दिल्ली के लिए पार्टी ने बुलाया, अरविंद ने खुद उनसे बात की, और मुझे लगता है कि उन्होंने खुद इनकार किया और वो नहीं आई, आगे नहीं बढ़ी, वो अन्ना के साथ रही, और आज वो बीजेपी की तरफ अगर इंक्लिनेशन दिखा रही है तो वो इंक्लिनेशन आज का नहीं है, वो उनका रुझान बहुत पहले का है। अगर आप उनकी बातों में सुनेंगे, उनकी स्पीचेस में सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बहुत कुछ बोला। इवन अन्ना मूवमेंट पे बैठे हुए भी राजा बुंदेला जी का यहाँ पर हम रुख कर लेते हैं। राजा बुंदेला जी, सवाल ये, क्या बैकडोर एंट्री हो रही है और क्या इस रणनीति में कांग्रेस कहीं अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली रणनीति पर तो काम नहीं कर रही? क्या ये बातें आपके भी जहन में आती हैं? देखिए, सही मायने में ये गेम दोनों खेल रहे हैं। कांग्रेस किसी ना किसी तरह से मोदी को रोकना चाह रही है। मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने, ये कांग्रेस अपना गेम हार चुकी है। ये मुकेश भाई राजनीतिक हैं और मेरे गुरु हैं राजनीति में, ये जो भी कहें वो सरोधार है और मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस हैज गिवन अप। अब कांग्रेस का मकसद यह है कि मोदी जी को कैसे रोका जाए, और उसके लिए अरविंद केजरीवाल तैयार हो गए। कल तक अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के लिए दावेदार थे, आज उन्होंने मना कर दिया कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, ना मैं लोकसभा को चुनाव लड़ूंगा। इसका मतलब है बलि का बकरा कोई और बनेगा। आपका सर्वे कह रहा है कि 100 सीटें आप लेके आएगी। 100 सीटें जहां ये लेके आए, कांग्रेस ने, लालू ने, मुलायम ने, माया ने, डीएमके ने, इन सब लोगों ने मिलकर कांग्रेस के साथ वो आम आदमी पार्टी के किसी भी एक चेहरे को, XYZ को पीछे खड़े हो जाना है और उसकी 4-6 महीने सरकार चला के वही हश्र करना है जो देवगौड़ा का जी का हुआ, जो चंद्रशेखर जी का हुआ, जो इंद्र कुमार गुजराल का हुआ। क्योंकि अरविंद केजरीवाल बचे रहना चाहते हैं, वो साफ और सुथरे रहना चाहते हैं, इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। आप जर्नलिस्ट हैं, आप चैनल में बैठे हैं, आप इतनी गणित को नहीं समझ रहे कि देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए अरविंद जी ने मना कर दिया। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री बनने की इतने बड़ा सपना है जो हर पॉलिटिकल आदमी। राजा जी, मुझे छोटा सा ब्रेक देना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले टीना जी की तुरंत प्रतिक्रिया यहाँ पर चाहूंगा, बहुत संक्षेप में। पार्टी में और भी लोग हैं, अगर अरविंद प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा पार्टी ने कि हम कोई अपना प्रधानमंत्री खड़ा नहीं करेंगे। आप प्रश्न तब करें जब आपको ऐसा कुछ आपको संकेत मिले। मुझे लगता है और भी चेहरे हैं पार्टी में, उनसे अरविंद से काबिल चेहरे हैं पार्टी में। जी चलिए, टीना जी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और फिर हम सीधे रुख करेंगे मुकेश जी का। सवाल उनसे ये होगा कि बीजेपी जो कह रही है कि कांग्रेस रेस से बाहर है, सवाल ये, क्या वाकई कांग्रेस क्या सोचकर चल रही है और क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी के सहारे अपनी रणनीतियां तय कर रही है या फिर आम आदमी पार्टी को सामने रखकर अपना इमेज मेकओवर कर रही है? ये सवाल भी लगातार उठ रहा है इस सियासी हलचल में, इस पूरे सियासी घमासान में। लौटेंगे तो बात करेंगे मुकेश जी से, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चक्रव्यूह आप देख रहे हैं। सवाल आज चक्रव्यूह में चर्चा का ये है, आखिर लोकसभा चुनाव में किसको किससे डर लग रहा है, कौन किसके लिए चुनौती है। सीधे हम रुख करेंगे, मुकेश नाइक जी हमारे साथ, कांग्रेस नेता मौजूद हैं। मुकेश जी, बीजेपी का कहना यह है कि कांग्रेस रेस से बाहर है और कांग्रेस अब तरीके ढूंढ रही है, वो रणनीतियां तैयार कर रही है जिससे कि मोदी का रास्ता रोका जा सके, और इस रणनीति के तहत ही कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। ये सीधा सीधा कहना है बीजेपी का। देखिए, मैं राजा बुंदेला जी की बात अभी सुन रहा था। वो बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और बहुत मजे हुए कलाकार हैं और हमारे बुंदेलखंड के बहुत चहेते लोगों में से हैं, और उन्होंने भविष्य की राजनीति का जो परिदृश्य खींचा है, उससे भारत की राजनीति किस दिशा में जाएगी ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने एक काल्पनिक तथ्य देते हुए ये कहा कि अगर 100 सीट आम आदमी पार्टी के पास चली जाती हैं तो गठबंधन के दौर में धर्मनिरपेक्षता के साथ जाने वाली जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं
उसमें चाहे ममता बनर्जी हो, मुलायम सिंह यादव हो, जयललिता हो, अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार हो, ये सब के सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। और ऐसी स्थिति में मोदी जी की मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री बनने की कोई भी संभावना इस देश में शेष रह जाएगी, क्योंकि 17 साल से नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ थे। केवल इस मुद्दे पर उनसे अलग हो गए कि उनकी जो सांप्रदायिकता की छवि इस देश में है, उसके चलते वो उनके साथ नहीं जाना चाहेंगे। मुकेश जी, आपने अपनी बात कही, मैं टीना जी का यहाँ पर 17 रिएक्शन ले लेता हूँ कि जिस धर्मनिरपेक्षता के आधार पर चीजों को आगे एक सियासत का ताना बाना बुना जाता रहा है इस देश के अंदर, क्या आम आदमी पार्टी को खुद को आम आदमी पार्टी उसमें फिट मानती है? देखिए, बैरियर्स तो तोड़ने पड़ेंगे और बिल्कुल जैसे कांग्रेस ने हमेशा माइनॉरिटी की राजनीति की है और बीजेपी ने हमेशा हिंदुत्व की राजनीति की है, और उसके बावजूद भी ना तो माइनॉरिटी के साथ जस्टिस किया, ना हिंदुत्व के साथ जस्टिस किया। धर्मनिरपेक्षता का अगर ये मसला आता है कि तमाम ताकतें इकट्ठी हों, फिर आम आदमी पार्टी। देखिए, धर्मनिरपेक्षता मुझे लगता है कि 4 महीने बाद ये शब्द ही बेमानी होगा। जब आप 2014 के चुनाव में जाएंगे तो सिर्फ एजेंडा आपके पास करप्शन होगा और सिस्टम का काम करना होगा। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कहीं भी धर्म की जगह बचती है। जयकांत जी, आपका क्या नजरिया है? जिस धर्मनिरपेक्षता के ताने बाने के आसपास सियासत होती रही है, बुनी जाती रही है सियासी ताना बाना, इसको लेकर क्या कहना है आपको? आने वाले दिनों में अगर ऐसी कोई तस्वीर फिर से उभरती है, ये सवाल फिर से उभरता है, या फिर इसके लिहाज से सियासत आगे बढ़ती है, तो आप आम आदमी पार्टी को कहां देखते हैं? देखिए, एक चीज है कि आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली के अंदर उत्पन्नता हुई है वो कांग्रेस को कोस कोस करके हुई है। कांग्रेस चोर है, शीला चोर है, 15 मंत्री चोर हैं, अनशन पे बैठे रहे। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को चोट पहुंचा करके ये आपका उत्पन्नता हुआ है। जब आप केंद्र सरकार की बात करते हैं, जैसे कि अभी बीजेपी के माननीय नेताजी ने बोला कि लोकसभा का इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया, प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया। अरे भाई, हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल से लोकसभा के सदस्य नहीं है। इस देश में 65 साल में यह पहले व्यक्ति ऐसे हैं जो बगैर लोकसभा, माने लोगों का चुना हुआ व्यक्ति ये नहीं है, लेकिन 10 साल ये देश के प्रधानमंत्री। चलिए जयकांत जी आपको रोकेंगे, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया यहां पर राजा बुंदेला जी की भी लेना चाहूंगा। राजा जी, क्या आपने जो बात कही है कि अगर इतनी सीटें आ गई तो ये समीकरण बन सकता है, क्या पार्टी के जहन में ये बात है? क्या आपको लगता है कि टक्कर उस लेवल तक मिल सकती है आपको? बहुत संक्षेप में कहिएगा सर अपनी बात। आपके उस सवाल का यह जवाब था जब आप कह रहे थे कि कांग्रेस की बैकडोर एंट्री है। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस ये हर तरह से वो संभव प्रयास कर रही है जिस संभव से मोदी जी को प्रधानमंत्री से रोका जाए। अदरवाइज ये क्या ऐसी कौन सी आपत्ति आ पड़ी थी? क्या कांग्रेस के इतने घोर विरोध के बाद भी जो विजय प्रकाश जी कह रहे हैं कांग्रेस का ही समर्थन लेना, और अब आपकी नीति हो गई कि मोदी जी पर ही अब हमला करो। कांग्रेस भूल गए हैं कांग्रेस। चलिए राजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहूंगा, आपको बीच में ही रोक रहा हूं, लेकिन समय की कमी है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना पड़ेगा। इस कार्यक्रम में तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।